स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला लीडर दर्जा। मुख्यमंत्री ने कहा यह सम्मान उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय। चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर खेल मंत्री रेखा आर्या लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील में नौकायन का उठाया लुत्फ। भीषण सूखे को देखते हुए चमोली के वाण में ग्रामीणों ने की पूजा अर्चना, देवी देवताओं से बारिश के लिए प्रार्थना की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड शासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल हुआ है। आईएएस और आर मीनाक्षी सुंदरम से जिम्मा जो है हटाया गया है और ऐसे में प्रमुख सचिव आवास का जिम्मा भी हटाया गया है। ऐसे में शैलेश बगोली से सचिव पेयजल का जिम्मा वापस लिया गया है। सचिन कुर्वे को यहां पर अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य का अतिरिक्त जिम्मा भी दिया गया है। डॉक्टर आर राजेश कुमार को सचिव आवास का जिम्मा दिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन से जिम्मा लिया गया है और ऐसे में सचिव सामान्य प्रशासन का जिम्मा हटाया गया है। ऐसे में पूरी सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है। इसके मद्देनजर वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस अधिकारी से कौन सी जिम्मेदारी वापस ली गई है, तो किस अधिकारी को नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। और बड़ा फेरबदल यहां पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में किया गया है, जहां पर सचिव विनोद कुमार सुमन से जिम्मा हटाया गया है। इसके अलावा बात की जाए, सचिव सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी भी वापस ली गई है। उत्तराखंड शासन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। तो शुभांगी, जो ये फेरबदल किया गया है, इसके पीछे क्या कुछ मोटिव है और किन किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए ये इस बार बड़े तबादले हुए हैं, जिसमें 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें कई सारे जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और कई लोगों से पुरानी जिम्मेदारियां जो हैं वो वापस ले ली गई हैं। इसमें आईएएस अधिकारी आर राजेश कुमार, जो कि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जो कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, उनसे ये जिम्मेदारी अब हटा दी गई है। इसमें दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन के साथ साथ आयुष विभाग भी वापस ले लिया गया। इसी तरीके से आईएएस विनोद कुमार सुमन से सचिव सामान्य प्रशासन और परियोजना निदेशक यूडीआरपी का दायित्व हटा दिया गया है। तो कई सारे लोगों से उनकी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई है। इसमें अहमद इकबाल को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। रंजना राजगुरु को आयुष विभाग का प्रभार सौंपा गया है। आनंद स्वरूप को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरीके से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, कई लोगों से उनकी पुरानी जिम्मेदारियां ले ली गई है और नई जिम्मेदारियां उनको सौंप दी गई है। कई सारे पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए। अरविंद पांडे को नैनीताल जिले का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। दिनेश प्रताप सिंह को अधिशासी निदेशक चीनी की जिम्मेदारी वापस उनसे ले ली गई है। तो इसी तरीके से 18 आईएएस अधिकारी और 11 पीसीएस अधिकारियों के जो है तबादले किए गए हैं और कई सारे मुख्य विभाग थे जो अब लेकर दूसरे अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। बिल्कुल। और शुभांगी, कानून व्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी फेरबदल हो चुके, लेकिन इस बार काफी बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस बार ये बड़ा स्तर पे फेरबदल किया गया है और कई सारे बड़े अधिकारी जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां थी, उसमें फेरबदल देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसका अंतर जो है धरातल पर भी नजर आने वाला है, क्योंकि कई सारे जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए गए हैं और अब और बेहतर तरीके से वो काम हो पाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो या कानून व्यवस्था की हम बात करें, चाहे जिलों के अंदर भी जो पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कई जगहों पर मुख्य विकास अधिकारी बदले गए हैं, कई लोगों से जिम्मेदारियां वापस ले ली गई है। तो अपने आप में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण लोगों को दी गई है, कहीं ना कहीं वो धरातल पर इसका सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके पीछे इंटेंशन यही कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर आपको बता दें, सीएम धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने सीएम से भेंट किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी सीएम से मिलने पहुंचे और देखिए सीएम से मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए। केंद्र राज्य के बीच जल संसाधन प्रबंधन पर यहां पर विचार विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है
और ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें देखिए जहां पर एक रेप्लिका भी भेंट की गई है और इस दौरान जल संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई है, किस तरीके से जल संसाधनों का बेहतर रूप से प्रबंधन किया जाए और प्रदेश में किसी भी जगह पर जल से जुड़ी जो है समस्या देखने को ना मिले, इसको लेकर जो है यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। और ऐसे में मुलाकात ये काफ़ी खास रही। मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर राज्य मंत्री और सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के देश के युवाओं से इतिहास में हुए जुल्म के प्रतिशोध के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अजीत डोभाल के दोनों बेटे अच्छे से सेटल्ड हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आम जनता अपने बच्चों को बदला लेने के लिए तैयार करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए खास रिपोर्ट। एनएसए अजीत डोभाल के भाषण पर राजनीति, प्रतिशोध शब्द पर गणेश गोदियाल को आपत्ति। पीसीसी अध्यक्ष ने एनएसए को दी चुनौती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर बीजेपी बरसी। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में एनएसए अजीत डोभाल ने देश पर हुए विदेशी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे गांवों को जलाया गया, मंदिरों को लूटा गया और हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शब्द शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन देश के हर युवा के अंदर वो आग होनी चाहिए कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। ये संघर्ष चलता रहा, हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि अजीत डोभाल भी भगवान बद्री विशाल में विश्वास करते होंगे, तो वो भी अलकनंदा का जल हाथ में लेकर भगवान बद्री विशाल के सामने ये कहें कि उन्होंने भी अपने बेटों को अतीत में 1000 साल पहले हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उतार दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अजीत डोभाल के दोनों बेटे अच्छे से सेटल्ड हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आम जनता अपने बच्चों को बदला लेने के लिए तैयार करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि गणेश गोदियाल ने एनएसए का पूरा भाषण सुना नहीं और केवल भाषण के एक अंश के आधार पर बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अजीत डोभाल जी से पूछना चाहता हूं कि अजीत डोभाल जी, आपके परमेश्वर, आप भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, आप भी परमेश्वर के पुजारी हैं, आप भी भगवान बद्री विशाल पर विश्वास करते होंगे। आप आइए और अलकनंदा गंगा जी का जल हाथ में लेकर भगवान बद्री विशाल के समक्ष कहिए कि मैंने अपने दोनों बेटों को, उनके 2 बेटे हैं, कि मैंने भी अपने दोनों बेटों को अतीत में 1000 साल पहले जो हमारे साथ अन्याय हुआ था, उसको अन्याय का बदला लेने के लिए आप लोगों के साथ उतार दिया है। आप कहिए, गंगा जल को हाथ में लेकर कहिए। उनका एक बेटा सऊदी की किसी बड़ी कंपनी में, मैंने सुना कि शायद वो सऊदी के प्रिंस का ही कोई संस्थान है, वो उसमें बड़े ओहदे पर है, और दूसरा बेटे का पार्टनर अतीत से चला आ रहा है कि पाकिस्तान का एक नागरिक है। अपने बच्चों के लिए तो ये परिभाषाएं हैं लोगों की, और दूसरे के बच्चों को कह रहे कि बदला लेने के लिए अपना बेटा दो। कांग्रेस बहुत ही हताश और निराश है और अब वो राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार को भी राजनीति में घसीटने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और वैसे भी अजीत डोभाल उत्तराखंड के लाल हैं, उत्तराखंड की शान हैं, और उनके पूरे भाषण को सुने बगैर
उनके अंशों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने बयानबाजी की है वो कतई निंदनीय है। उत्तराखंड के पौड़ी के मूल निवासी एनएसए अजीत डोभाल ने अपने भाषण में युवाओं से अपील की कि वो इतिहास से सबक लेकर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना मजबूत बनाने में जुटे कि देश फिर से बाहरी हमलों का शिकार नहीं हो। लेकिन उनके भाषण में कहे गए प्रतिशोध शब्द को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को भड़काने वाला बताकर विरोध का मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सवाल कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अपने बेटों को सेटल कर आम युवाओं को भड़काने वाला बयान देना क्या सही है? देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, जहां पर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर एक के बाद एक जमीन पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला बाजपुर से सामने आया है, जहां भाजपा नेता संजय बंसल ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए बाजपुर कोतवाली को तहरीर दी है। वहीं संजय बंसल ने एसडीएम अमृता शर्मा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। ज्ञापन देने के बाद पीड़ित संजय बंसल ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान संजय बंसल ने बताया कि विधायक और उनके भाइयों और कुछ उनके रिश्तेदारों द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी यहां पर दी गई। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो हैं उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है। तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। वर्ष 2026 की 4 धाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप परिसर में बैठक हुई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल और राजीव स्वरूप ने तैयारियों को लेकर चर्चा की। गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों को यात्रा की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक, पेयजल, पार्किंग, सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं का बेहतर प्रबंधन शामिल है। न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है। और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब, ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट पे आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और 4 धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है। तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को, जो श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था। बढ़ेंगे आगे। डोईवाला ब्लॉक सभागार में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती जा रही हैं। समूहों के माध्यम से
महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांव बेरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव की महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ें और अपनी आय बढ़ाएं। और आज यहाँ पे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी की अध्यक्षता में सम्मान समारोह रखा गया है। ये सम्मान समारोह हमारे समूह में जितनी भी महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही है अपने क्षेत्र में, उनको दिया गया है। इसमें कम से कम हमारे 5 क्लस्टर की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया हुआ है। तो जो भी अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, जैसे हमारी लोको सखी हो गई और हमारी सक्रिय महिलाएं हैं और हमारे क्लस्टर अध्यक्ष हैं, PRPs हैं, तो जो भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मान पत्र वितरण किए जा रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 40 से 50 महिलाएं उपस्थित हैं जिनको यहाँ पे सम्मान पत्र वितरित किए गए हैं। जो हमारी समूह है, जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जितने भी समूह डोईवाला विकास खंड में है, उनके लिए हमने एक सम्मान समारोह रखा है और कहीं ना कहीं उनको इनकरेज करने के लिए। और हमारी इच्छा है कि हमारी जो मातृ शक्ति है वो बेहतर काम करे, आजीविका अपने आप ही जो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है अपने घर के लिए, अपने और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ के बेहतर काम कर सकें। और मुझे खुशी है कि डोईवाला में हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आज अब 4 दीवारी तो मैं ख्याल में मैं समझता हूँ जिस तरह से आज यहाँ पर उपस्थिति है और जिस तरह से जो काम हमारी महिलाएं कर रही हैं और बेहतर तरीके से और लोगों को अपने अपने ग्रुप्स को आगे लेके जा रही हैं, तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अब 4 दीवारों के अंदर नहीं है महिलाएं। और डोईवाला मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे अच्छे ऊपर वाले स्थान पे फर्स्ट प्लेस पे आएगा। मेरा उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पे हमारी जो समूह काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। नैनीताल नगर पालिका परिषद में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ईओ से मुलाकात कर ट्रेड टैक्स की संशोधित दरों को लेकर बातचीत की। पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क में पूर्व में काफी बढ़ोतरी हुई थी और अब उनमें संशोधन हो चुका है। वर्ष 2025-26 का लाइसेंस शुल्क नई दरों पर लिया जा रहा है, जिस पर होटल एसोसिएशन की सहमति है। साथ ही विगत वर्षों का जो शुल्क लिया जाना है उस संबंध में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय कर लिया जाएगा। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी गण आए थे, अध्यक्ष महोदया से वार्ता की जिसमें हम भी शामिल थे। एक तो ट्रेड लाइसेंस के संबंध में काफ़ी रेट पूर्व से काफ़ी बढ़ोतरी हो रखी थी, उसके विचार विमर्श किया गया। चूँकि पूर्व से ही ऑलरेडी ये कई बैठकें हो चुकी हैं। अब जो संशोधन हमारा ट्रेड लाइसेंस का हुआ उसके अकॉर्डिंग हम 2025-26 का लाइसेंस के शुल्क हम ले रहे हैं, वो हमसे सहमत हो गए हैं। और इसके साथ भी चूंकि पुरानी दरें हुई थी, चूंकि उनका शुरू से ही विरोध चल रहा था और उसके संबंध में कई दौर पे वार्ता हो चुकी थी और वो स्थगित हो गया था तत्कालीन समय में, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के सैनी आश्रम विवाद में फर्म सोसाइटी एंड चिट रजिस्ट्रार देहरादून द्वारा आदेश आने के बाद एक पक्ष ने दूसरे को समाज से माफी मांगने की मांग जो उठाई है। और ऐसे में दरअसल सैनी आश्रम पर कब्जे को लेकर काफी समय से समाज के लोगों में विवाद चल रहा है। इस सैनी सभा सैनी आश्रम ज्वालापुर और प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर नाम की 2 संस्थाएं बन गई हैं। संपत्ति को बचाने के लिए समाज के कुछ लोगों द्वारा सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया गया। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को दोषी बताया गया। इसके लिए समिति को समाज से माफी मांगनी चाहिए। सैनी समाज की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को हड़पने की नीयत से समाज के कुछ जयचंद और कालनेमियों ने 2024 में एक संस्था पंजीकृत कराई, गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लंबा एक संघर्ष चला और 13 जनवरी को माननीय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, इनके द्वारा आदेश दिया गया कि चूंकि वो संस्था जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी थी और उसमें तथ्यात्मक जो तथ्य थे वो गलत थे, तो इस वजह से उसको निरस्त किया जाता है। तो जल्दी हम DM साहब से और SDM साहब से और जो सब रजिस्ट्रार है उनसे मुलाकात कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको कहेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिन लोगों ने संस्था विरोधी काम किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली का है, जहां एक डॉक्टर दंपत्ति से डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए 15 करोड़ रुपए ठग लिए गए, जो चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इसको लेकर उत्तराखंड STF SSP ने जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल अरेस्टिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। STF SSP ने कहा कि ऐसे मामलों में कुछ भी संदिग्ध लगने पर तुरंत
1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें, जिससे विक्टिम के पैसों को बचाया जा सकता है। एसएसपी ने बताया कि जितनी देरी से पीड़ित कंप्लेंट करेंगे, पैसे रिकवर करने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत सामने आएगी। डिजिटल अरेस्ट एज इट इज़ कोई प्रोविज़न ही नहीं है। कभी कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और बोलता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, तो आपको तत्काल 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर बताना चाहिए। इसके बावजूद अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसमें गोल्डन आवर्स रूल है। अगर जितनी जल्दी आप 1930 पे रिपोर्ट कर देंगे तो 1930 के माध्यम से जो फ्रॉडस्टर का जो बैंक अकाउंट है वो तत्काल फ्रीज़ हो जाता है, जिससे कि विक्टिम के पैसे बचाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर यही सूचना कुछ दिनों, हफ्तों बाद, महीनों बाद अगर पुलिस के पास आती है तो उसमें फ्रॉडस्टर अगर वो पैसे विड्रॉ कर लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉड करने वाले वो विदेश में बैठे होते हैं, तो इनको पकड़ना और मनी की रिकवरी फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है पुलिस के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में पड़े इन दिनों भीषण सूखे को देखते हुए चमोली के वाण गांव के ग्रामीणों ने देवी देवताओं की शरण में जाकर बारिश के लिए मनौतियां मांगी। इस अवसर पर लाटू देवता और मां नंदा देवी से सामूहिक प्रार्थना की गई। इस अवसर पर ये सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के भीतर बारिश नहीं होने पर ग्रामवासी लाटू देवता मंदिर में जाकर ध्यान साधना में लीन होंगे और बारिश होने तक वहीं तपस्या करेंगे। आज हमारी ग्राम पंचायत वाण में जो है एक निर्णय लिया गया। सारे उत्तराखंड में जो है सूखा पड़ गया है और कहीं बारिश बर्फबारी नहीं दिख रही है, नहीं केदारनाथ में, नहीं बद्रीनाथ में, नहीं लाटू धाम वाण में। तो सारी ग्राम पंचायत वाण ने आज एक ग्राम सभा में आयोजित बैठक करी और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर आज एक उजाणा किया गया। हमारी परंपरा के अनुसार जो है हम गाँव में उजाणा बोलते हैं। लाडू देवता और माँ भगवती के नाम पर हमने उजाणा करा है और एक हफ्ते की हमने मदद मांगी है। अगर एक हफ्ते के अंदर बर्फबारी नहीं होती है तो हम जो है कि लाडू देवता की शरण में जाएंगे और सारे लोग वहीं पर बैठेंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में तैनात रायवाला निवासी आर्मी के जवान ने एक महिला और उसके पति पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मामले में एसएसपी और डीएम देहरादून के अलावा कई अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ब्रज किशोर सिंह ने बताया कि वह भारतीय सेना में कार्यरत है। उनके गांव की परिचित एक महिला ने मकान बनाने के नाम पर उनसे 7 लाख रुपए उधार लिए, जिसका बाकायदा एग्रीमेंट भी किया गया। एग्रीमेंट में रकम वापस नहीं देने पर रायवाला में अपने नाम की 100 गज जमीन देने का वादा भी किया गया। समय सीमा ना तो रकम मिली और ना ही जमीन उन्हें दी गई। देहरादून में गुंडा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को देहरादून पुलिस ने तड़ी पार किया। जिलाधिकारी देहरादून ने अभियुक्त को 6 महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं और ऐसे में अभियुक्त को निर्धारित अवधि तक जिले की सीमा में कदम नहीं रखने की भी कड़ी हिदायत दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता के खरोड़ा गांव में गुलदार ने 1 दर्जन से ज्यादा बकरियों को अपना निशाना बना लिया। घटना का पता तब लगा जब एक ग्रामीण सुबह सवेरे छानी में पहुंचे, तब ये गुलदार खिड़की फांदकर बाहर भाग गया। छानी में बंधी 1 दर्जन से अधिक बकरियां मृत मिली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ टीमों का गठन कर गांव में गश्त बढ़ा दी है। वहीं पीड़ित ग्रामीणों की ओर से मुआवजे और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।